हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज का जो अनसॉल्व पेपर का हम लोग सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए, आज जो आपका ये वाला है क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए, मॉडल पेपर जो आपका हम हल करा रहे हैं 2025 का अभ्यास प्रश्न है ये। और इसमें आंसर वांसर नहीं दिया रहता है, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग आंसर का मतलब वही जो उत्तर दिया रहता है पहला है दूसरे का, ठीक ना। तो इसमें देखिए हम लोग कहाँ तक हल हल कर चुके हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 तक आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क ख ग घ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का, क ख ग घ और भी अन्य क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5वां का। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए लिख लिए हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का, क का पहला है। कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक में दो प्रकार की, जैसे यस ब्लॉक एक होता है, एक पी ब्लॉक। जो इलेक्ट्रॉन अंत में भरते हैं वो पी ब्लॉक, यस ब्लॉक में भरते हैं, और डी ब्लॉक में भरते हैं, पी ब्लॉक नहीं डी ब्लॉक, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं डी ब्लॉक के तत्वों के n से एक, यानी कि ये n एक संख्या है, ठीक ना। इससे एक डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये अणुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं। अभी हम आपको अच्छे से देखिए बताएंगे कैसे। अभी देखिए, परिवर्ती संयोजकता, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण तत्वों में दो बाह्यतम कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण होता है, ठीक है ना। दो बाह्यतम कक्षाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। तथा इनके यन एस और यन वन से डी उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसलिए इनके एन एस इलेक्ट्रॉन बंद बनने में तो भाग लेते ही हैं, इनके साथ n-1 डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी बंद बनाने में भाग लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखें कि यन यस एक यस ब्लॉक है और एक डी ब्लॉक है। तो यस ब्लॉक में भी भरता है और डी ब्लॉक में भी भरता है एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करते हैं तो जब डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये यस में भी आएगा और डी में, जिसे 4s आएगा। हर एलिमेंट के परमाणु क्रमांक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें यस ब्लॉक के अंत में मतलब अंत में 4s आता है ना, 4s1 या 4s2 आता है, और 3d भी आता है। तो उसके बाद देखिए जो 3d आएगा, यानी कि यहाँ पर बता रहा है यानी यस इलेक्ट्रॉन बंद बनने में तो भाग लेते ही हैं, इनके साथ साथ आपका जो डी उपकोष है उनके इलेक्ट्रॉन भी बंद बनने में भाग लेते हैं, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रॉन जब बंद बनने में भाग लेंगे तो इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। देखिए, जो इसमें का इलेक्ट्रॉन है अगर ये भाग लेगा और ये भी भाग लेगा तो दोनों का अंत में, अगर इसको अंत मानेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीकरण संयोजकता प्रदर्शित करेगा, नहीं तो डी का करेगा, ठीक ना। तो दोनों करेगा, इसलिए परिवर्तित संयोजकता ये लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कौन, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में है, प्रश्न नंबर 4 के क वाले में। देखिए, लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रीजन भी बताना है कि लैंथेनाइड संकुचन का, ठीक ना। यहाँ पर देखिए उत्तर है, लैंथेनाइड संकुचन का मतलब है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका आकार लगातार कम होता जाता है। इसके कुछ कारण हैं, उसके कुछ कारण निम्न है, ठीक ना। ये देखिए, ये नहीं है, इसके कुछ कारण निम्न है। अब देखिए मैं इसको बताऊं कि जो लैंथेनाइड संकुचन है, इसमें क्या होता है, जो परमाणुओं की संख्या बढ़ती है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यानी कि जैसे आप मान लीजिए लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड के बाद वाला जो होगा तत्व, ठीक ना, उसके बाद जो होगा, यानी कि लेंथेनाइड आपका 57 पर होता है, 57 के बाद आप 58 पर जाएंगे, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ऐसे करके 71 तक, ठीक ना। तो 71 तक जाएंगे तो जितना इसका परमाणु संख्या बढ़ेगा, ठीक ना, उसका आकार उतना ही क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर बताया गया है कि लगातार कम होता जाता है उसका आकार। उसके बाद देखिए पहले पॉइंट के हिसाब से हम लिखे हैं कारण इसका। तो कारण ये है कि परमाणुओं की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ते आवेशों को संतुलित करने में
एफ ऑर्बिटल शील्ड की विफलता, ठीक ना। यानी कि जो एफ ऑर्बिटल जिसकी शील्ड होती है उसमें क्या हो जाता है, ये एफ ऑर्बिटल आपका विफल हो जाता है। यही कारण है कि उसका आवेश बढ़ता जाता है, ठीक ना। परमाणु की बढ़ती मात्रा के साथ बढ़ते आवेशों को संतुलित करने में एफ ऑर्बिटल शील्ड की विफलता होती है। उसके बाद देखिए दूसरा कारण है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइडों के रासायनिक गुणों में बहुत कम बदलाव होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो लैंथेनाइड का जो रासायनिक गुण होता है, केमिकली प्रॉपर्टीज होती है, उसमें क्या होता है, बहुत कम बदलाव होता है। इसलिए इन्हें शुद्ध अवस्था में पाना बहुत मुश्किल होता है। ये शुद्ध अवस्था में जल्दी नहीं मिलते, ठीक ना। तो इसलिए इसे शुद्ध अवस्था में पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ख पर। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाइजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 4 का ख है, 2025 का जो मॉडल पेपर उसमें है। देखिए SO3H है, ये क्या है आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ठीक ना। ये क्या है, बेंजीन है, ये सल्फोनिक एसिड है, ठीक ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसे बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर OH और H मिलके H2O निकल जाएगा और सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा SO3Na, ठीक ना। तो ये आपका ये बन गया। उसके बाद फिर एक बार NaOH से रिएक्शन कराएंगे, फिर एक बार जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका OH यहाँ पर बन जाएगा और ये पूरा निकल जाएगा Na2SO3 के रूप में, ठीक है। Na2SO3 के रूप में निकल जाएगा और ये फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाल बन गया। फिनाल के बाद देखिए जब फिनाल की रिएक्शन यहाँ पर Zn है, ठीक ना, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो ये आपका OH भी निकल जा रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, बेंजीन। यहाँ पर क्या बचा आपका, बेंजीन बचा, ठीक ना, बेंजीन हो गया। उसके बाद जब बेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है किससे, HNO3 और H2SO4 दोनों क्या है, सांद्र है, ये भी सांद्र है, ये भी सांद्र है। कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सांद्र है, सांद्र की उपस्थिति में क्या हो रहा है, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है HNO3 और H2SO4 से, तो यहाँ पर बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का एक हम लोग एसिन और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे SN और HCl की उपस्थिति में, तो ये आपका बन गया एनिलीन। तो इतनी बड़ी प्रोसेस थी, ये पूरा आपका मैकेनिज्म के तौर पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए NH2 बेंजीन पर NH2 बन गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर है दूसरा कार्बिल एमीन। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए क्या पूछा है, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कार्बिल एमीन तथा डाइजोटीकरण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक ना। तो इसके साथ कार्बिल एमीन और डाइजोटीकरण भी कराना है। तो यहाँ पर देखिए एमीन के साथ जब ये एनिलीन है, ये एमीन नहीं है, एनिलीन के साथ जब CHCl3 और KOH का रिएक्शन होता है तो ये आपका कार्बिल एमीन बनता है। क्या बनता है, कार्बिल एमीन बनता है, ठीक ना। तो ये कार्बिल एमीन का देखिए फार्मूला होता है, नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बिल एमीन रिएक्शन। उसके बाद देखिए डाइजोटीकरण जब इसमें कराते हैं तो डाइजोटीकरण में क्या होता है, डाइजोटीकरण में कुछ नहीं होता है कि NaNO2 या HCl दोनों ही अगर मिला देंगे तो HNO3 बनता है, ठीक है, HNO2 बनता है। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपस में करके कि इससे रिएक्शन कर देते हैं और इसके साथ ये देखिए 0.5 अंश सेल्सियस की उपस्थिति में, 0 से 5 अंश सेल्सियस की डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। ये आपका डाइजोटीकरण डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है आपका, देखिए ये डाइजोनियम साल्ट बना, डाइजोनियम लवण जिसे बोलते हैं। फिर डाइजोनियम लवण का जब हम लोग H2O से यानी कि पानी से रिएक्शन, पानी का यानी कि जल अपघटन यहाँ पर कराया जाता है तो आपका ये फिनाल बन के तैयार होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, फिनाल आपका बन गया, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 के ग पर। देखिए 4 का ग है,
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, स्नेही का मतलब होता है प्रेम करने वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉनों से जो प्रेम करे, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है परंतु वह दूसरे अभिकर्मकों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये धनावेशित अभिकर्मक भी कहलाते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं कि जो ये अभिकर्मक होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जो ये दूसरे दूसरे अभिकर्मकों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ना। दूसरे अभिकर्मकों से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, ये धनावेशित अभिकर्मक भी कहलाते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग E+ से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये NH2+, SO3+, H+, Cl+, क्लोरीन इसको बोलते हैं, हाइड्रो, ठीक है। इसको हम लोग पॉजिटिव से दर्शाते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक ना, देने वाला चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे, यानी कि स्नेह करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। ये देखिए है कि इसकी क्रियाविधि एरिल हैलाइड से हम लोग क्रियाविधि इसकी एरिल हैलाइड से कहा भी है। तो एरिल हैलाइड देखिए हम एक ले लिए हैलोजन परिवार, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। Cl पर कितने लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर ने यहाँ पर बांड बनाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर बांड जब बनाएगा तो देखिए यहाँ पर डबल बांड होगा, और ये वाला जो बांड है ये उठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज देखिए, ये निगेटिव चार्ज आए, ये निगेटिव चार्ज आएगा इस पर बांड बनाने के लिए, तो ये इसके साथ बांड बनाएगा, तो जब ये इसके साथ बांड बनाएगा तो ये वाला बांडवा उठ कर इस पर आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक ना। अब ये वाला निगेटिव चार्ज क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि ये वाला निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 लोन पेयर, या फिर कह सकते हैं एक बांड, ठीक ना। एक बांड भी इसको बोल सकते हैं, या इसको निगेटिव चार्ज बोलिए, या तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर बांड बना लेता है, और बांड बनाने के बाद ये देखिए निगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है, तो निगेटिव चार्ज जब इस पर आएगा तो ये बांड यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ बांड बन गया, ठीक ना। ये बांड यहाँ पर बन गया और ये वाला बांड उठकर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये निगेटिव चार्ज के रूप में आ गया, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बांड बन गया, देखिए यहाँ पर डबल बांड बन गया। ये बांड का कुछ नहीं होता है, बांड का घूमना होता है, ठीक है। और जब हम यहाँ से लोन पेयर लिए थे, यहाँ से लोन पेयर, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डबल बांड डबल बांड डबल बांड। देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर डबल बांड था, ठीक ना। इसमें यहाँ पर डबल बांड था, यहाँ पर था, यहाँ पर, और इसमें उसी का उल्टा हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस बांड घूमता है, ठीक ना। बांड को घुमाया जाता है किसके द्वारा, इसी लोन पेयर के द्वारा या फिर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा। तो यहाँ पर है Cl, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में Cl है और बेंजीन पर Cl को लिया जाता है, एरिल हैलाइड इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण में। नाइट्रीकरण इसको हम लोग कराई दे रहे हैं नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर देखिए HNO3 और H2SO4 के नाइट्रेशन कहते हैं इसको, नाइट्रीकरण को नाइट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर देखिए बन जाता है, एक बनता है आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और एक पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो एक यहाँ पर नाइट्रोजन लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं ये पैरा क्लोरो, दोनों बन सकते हैं, ठीक ना। तो इसको भी लिखा जाता है, इसको भी लिखा जाता है। अगर आप इसको लिखेंगे तब भी सही है, या इसको लिखेंगे तब भी सही, या दोनों लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आर्थो पर बना तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन ये NO2 इस पैरा पर जुड़ा तो इसको देखिए ये यहाँ पर जुड़ा तो इसको पैरा क्लोरो, यही नहीं कि यहीं पर जुड़ेगा तभी पैरा होगा, ठीक। तो ये जब पैरा कब होगा, जब ये क्लोरीन है, क्लोरीन के एक यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थो होगा, इसके बाद यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर पैरा होगा, ठीक है। तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। उसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। बार बार क्वेश्चन आ रहा है यार, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन के स्थायी
अस्थायित्व का कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए फिनाल है, H2O से रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखिए फिनाक्साइड आयन बन रहा है और H+ आयन निकल रहा है, ठीक ना। हम बहुत जल्दी में हैं, इसलिए बहुत हाली हाली इसको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए OH है, OH से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा जल अपघटन के दौरान, तो यहाँ पर बचेगा O पर माइनस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर गया है और H जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन देकर आया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक बांड के तौर पर भी इसको मान सकते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, ठीक है। तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे और इसको फिनाक्साइड आयन बोलेंगे। तो ये आयन के रूप में बन गया। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर फिनाल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, फिनाल अम्लीय होता है। अनुनादी संरचना, इसकी देखिए ये अनुनादी संरचना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर बांड बनाएगा, तो यहाँ पर डबल बांड हो गया, और ये वाला बांड यहाँ पर उठ जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक ना। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बांड बनाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऐसे बांड बनाएगा, तो यहाँ पर बांड बनाया है, ठीक है। और ये वाला बांड उठकर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बांड बनाएगा, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बांड बनाया, यहाँ पर बांड बनाया, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ है। अब ये वाला बांड क्या होगा, ये वाला जो बांड होगा यहाँ पर उठा है, तो यहाँ पर उठा है, यहाँ पर उठा है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये वाला बांड जो है, ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तो यहाँ पर बांड बनेगा, ठीक है। और जो ये वाला बांड होगा, ये बांड उठा लेगा, तो अपना ये लोन पेयर क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, ठीक ना। यहाँ पर 3 लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 लोन पेयर हो गए। अब ये बांड घूम गया, बांड घुमाने की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादित संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। बाय बाय।